तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, जो आपका 13 तारीख, जी हाँ बच्चों 13 मार्च 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसके अंदर आपको ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 13 तारीख के पेपर के अंदर रिपीट होने के चांसेस है। साथ ही साथ जो पेपर का हम लोग पैटर्न डिस्कस करेंगे, वही पेपर का पैटर्न आपका 13 तारीख के पेपर के अंदर आएगा। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना, यकीन मानिए बच्चों, हमारा जो मोटिवेशन का लेवल जो है ना भैया, 1 लाख करोड़ अरबों खरबों पता नहीं कितना गुना बढ़ जाता है। अंदर से एक आवाज आती है कि जय सर वीडियो बनाइए, बच्चा लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, आप बैठे क्यों हैं। तो हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेकर के आते हैं। ठीक है, और भी सब्जेक्ट है आपके, जैसे इकोनॉमिक्स है, आपका पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, सबके लिए सैंपल पेपर लेकर के आएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, अगर आप नए आ गए हैं चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और आपको बता देता हूँ कि ये जो है हम लोग अपना फिजिकल एजुकेशन का दूसरा सैंपल पेपर कर रहे थे, तो दूसरे सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने इसी सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसके अंदर हमने बच्चों आपका सेक्शन ए प्लस में जो आपका सेक्शन बी होता है वो कवर कर रखा है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके उस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने उस वाले वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं। और फिजिकल एजुकेशन का जो आपका कोड रहता है, सब्जेक्ट कोड, वो रहेगा आपका 048। और जो फिजिकल का आपका पेपर होगा बच्चों, वो होगा आपका 3 घंटे का। अधिकतम आपका जो अंक रहेगा यानी मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो 70 रहेगा। 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है बच्चों। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आता है वो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहता है, सेट नंबर रहता है, जैसे कि ये जो हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं ये सेट नंबर 2 है आपका। नीचे आप देखेंगे तो कोड नंबर इस तरह से लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन चीजों को पढ़ भी सकते हैं बच्चों। टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो 37 होंगे, यानी कि 37 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। और उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा। आप इसको पढ़ना चाहते हैं सामान्य निर्देश को तो पढ़ सकते हैं। मैंने पार्ट 1 वाला वीडियो जो बनाया था या उससे पहले सैंपल पेपर वाली जो वीडियोस बनाई थी, उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों। ठीक है, वैसे वो वाला सामान्य निर्देश डिस्कस कर लेते हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग सेक्शन सी से शुरुआत करेंगे, जो आपका खंड सी होता है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 से 30 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और इनका आंसर जो आपको देना है 100 से 150 शब्दों में देना है आपको, मतलब इससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे चले तो हमारा सेक्शन डी रहेगा, खंड डी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और ये 4-4 नंबर के आपके होने वाले हैं। केस स्टडी बेस्ड आप इसको कह सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमसे इस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट वाला सेक्शन आ जाता है, सेक्शन ई कह लीजिए या खंड ई कह लीजिए, जिसके अंदर हमसे जो है आपका 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 37 तक क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। और ये भैया बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो आंसर भी आपको बड़ा बड़ा ही लिखना है। तो 200 से 300 शब्दों में आपका जो आंसर है वो यहाँ पर होना चाहिए। इतने वर्ड का आपका लिमिट यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सेम यही चीज आपका इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। तो अगर आप इसको इंग्लिश में सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जो आपका पेपर होने वाला है 13 तारीख को, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में जिसको आप लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न बोलते हैं,
वो पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो 3-3 नंबर के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली आपको इसका आंसर 100 से लेकर के, ये 1000 हो गया, 100 से लेकर के 150 शब्दों के अंदर आपको आंसर इसका देना है, ठीक है। और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, इसमें खास बात ये होती है कि कई बार ना 2 क्वेश्चन जोड़ करके पूछ लेता है आपसे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से जोड़ करके 3 नंबर का हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बना देता है। जैसा कि हम लोग अभी जो क्वेश्चन देखेंगे 25वां क्वेश्चन वो कुछ इसी टाइप का है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों के बीच अंतर आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन जोड़ करके आपसे पूछ लिया है। पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। इसके प्रकारों के बीच में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है। तो समझिए इसको कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे मुख्य अंग है। यह हमारे शरीर में ईंधन की तरह कार्य करता है और यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है आपका। भिन्न भिन्न रासायनिक संयोजन के कारण हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें ईंधन के रूप में यानी कि फ्यूल के रूप में हम लोग तेल डालते हैं, इस तरह से ना पेट्रोल वोट्रोल डालते हैं, तभी तो स्प्लेंडर चलता है या केटीएम या कोई सा भी बाइक चला पाते हैं हम लोग या गाड़ी चला पाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए भी भाई ईंधन की जरूरत होती है। अब हम लोग पेट्रोल डीजल तो ले नहीं सकते भाई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या है भाई, खाना खाते हैं। अब उसी खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि हमारे शरीर के रूप में शरीर के अंदर ईंधन की तरह कार्य करता है, जिससे कि हम लोग अपना रोजमर्रा का जो काम होता है वो कर पाते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ये हमारे आहार का सबसे मुख्य अंग है। आहार मतलब होता है जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हमारे शरीर में ईंधन की तरह यानी कि फ्यूल की तरह काम करता है। अब ये थोड़ा सा समझिए कि ये होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शर्करा या फिर साधारण कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसको आप लोग पॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर दोनों में से देख करके लग रहा होगा कि हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आता होगा वो साधारण कार्बोहाइड्रेट से आता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर देखिए, जो हमारा शर्करा ये साधारण कार्बोहाइड्रेट होता है, यह अनाज, गेहूं, चावल आदि व रसीले फलों जैसे कि आपका गन्ना, चुकंदर, आम, अनानास आदि में पाए जाने वाले स्वाभाविक मिठास के रूप में ही हमें देखने को मिलता है। इनमें आपका शर्करा मोनो जो कि सेक्राइडस हो गया, आपका डाइसेक्राइडस हो गया, वह ट्राइसेक्राइडस के रूप में पाई जाती है। जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका फ्रक्टोज हो गया, आपका सुक्रोज हो गया, वह माल्टोज हो गया। यह पानी में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं। ये होता है हमारा साधारण कार्बोहाइड्रेट, जिसको अमूमन डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हाँ हफ्ते में 2-3 बार इस तरह से कंज्यूम हम लोग करिए लेते हैं। जैसे कि आप लोग फल तो रोज नहीं खाते होंगे, वैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें फल जो है रोज खाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई बंदा रोज फल नहीं खाता है, ज्यादातर बंदों को देखता हूँ लोगों को, तो हफ्ते में महीने में 1 आध बार खा लेते हैं। तो उसके अंदर हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर साधारण कार्बोहाइड्रेट या शर्करा कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, वो मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट जिसको पॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, साधारण कार्बोहाइड्रेट से विपरीत ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। इनमें शर्करा पॉलीसेक्राइड्स के रूप में पाई जाती है। यह पानी में घुलनशील नहीं है। इनमें जो है स्टार्च, ग्लूकोज हो गया, आपका सेल्यूलोज हो गया, ये प्रमुख होते हैं, ठीक है। स्टार्च हो गया आपका जो कि ग्लाइकोजन हो गया, आपका सेल्यूलोज हो गया, ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आलू में पाया जाता है, शकरकंदी में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, गाजर, मक्का, गेहूं आदि में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनकी अधिक मात्रा इसी पॉलीसेक्राइड्स से प्राप्त होती है। तो आप समझ में आया आपको, जो हम लोगों के शरीर में जो खाना हम लोग मतलब खा करके जो खाना पचता है और जो ताकत मिलता है, ठीक है, उस ताकत में जो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है हमारे शरीर को उस खाने से जो हम लोग खा रहे हैं, तो वो जटिल कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर आलू तो रोज ही खाते हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो, मम्मी आलू बनाइए देती है, ठीक है। यहाँ पर चावल आप लोग खाते हैं, गेहूं का आटा आप लोग खाइए रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टार्च मिल रहा है, ग्लाइकोजन मिल रहा है, सेल्यूलोज मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हमें रोजमर्रा के जीवन में मिल रही है। तो हमारे शरीर में जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट आता है
वो जटिल कार्बोहाइड्रेट से आता है, जिसको आप लोग पॉलीसेक्राइड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आता है कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज और बोल ही देता हूँ, बच्चों को वैसे पता ही होगा कि हम लोग जो आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाते हैं वो हिंदी मीडियम ही प्रोवाइड करवाते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड करवाते हैं। हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आपको समझा देता हूँ और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन रहता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी उस वीडियो का लाभ ले सके, बेनिफिट उठा सके। तो इसी बात पे ठोको लाइक, यार दबा के लाइक करो। ठीक है, जितना ज्यादा आप लाइक करोगे हमारा उतना मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए, यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डाइट का, और ये एक्ट करता है जैसे फ्यूल होता है वैसे हमारे बॉडी में ये फ्यूल के रूप में काम करता है। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं केमिकल जो है सो कॉम्बिनेशन के बारे में बता रखा है। हमारा यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा शुगर या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको आप कहते हैं। ये हमें व्हीट, राइस, जूस, फ्रूट इन सब से मिलता है। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे नेचुरली यहाँ पर शुगर पाया जाता है। ये अमूमन बंदा लेता नहीं है, ये मान लीजिए कि हफ्ते में, महीने में वो ले पाता है। ठीक है, ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसको आप पॉलीसेक्राइड्स भी बोलते हैं। ये जो होता है हम लोग डेली बेसिस पे लेते हैं, जिसके अंदर आपका पोटैटो वगैरह आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरोट वगैरह, ये सारी चीजें मोस्टली आ जाती है। ये वाला हम लोग डेली बेसिस पे ये वाला कार्बोहाइड्रेट लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा वाला कार्बोहाइड्रेट का टाइप। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि के किन्हीं 6 लाभों को शामिल करते हुए एक माइंड मैप बनाना है आपको। ठीक है, यानी कि जो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनका अगर फिजिकल एक्टिविटी करवाया जाता है, शारीरिक गतिविधियां करवाई जाती है, तो उसका क्या 6 लाभ हमें देखने को मिल सकता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं लाभों की और वो भी फिजिकल एक्टिविटी की, तो यहाँ पर देखिए उनका शारीरिक सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, उनका ओवरऑल जो हड्डी वगैरह है वो मजबूत होगा, उनके जॉइंट्स मजबूत होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उनका जो है सो कि मोटापा वगैरह जो होता है ना, वो भी होने का चांसेस कम हो जाता है अगर हम लोग यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शारीरिक यहाँ पर गतिविधि करवाते हैं। तो ठीक है, मानसिक सुधार देखने को मिलेगा, उनका जो मन है वो शांत होगा। ठीक है, उनका कह लीजिए मेमोरी जो है वो बढ़ेगा, याद करने की क्षमता में विकास देखने को मिलेगा। यहाँ पर आत्मसम्मान बढ़ेगा, उनका जो होता है ना, एक होता है आत्मसम्मान बढ़ना, रिस्पेक्ट जो होता है आपका वो बढ़ेगा। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, उनका व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर चीजें को देखने मतलब ये चीजें देखने को मिलेगा अगर हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां करवाते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। बाकी वही सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख रखा है। वीडियो को पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि मानसिक सुधार में आप यहाँ पर लिख सकते हैं मनोदशा में सुधार होगा, सुयोग्यता में सुधार, अवसाद तथा चिंता के स्तर में कमी देखने को मिलेगा। यानी कि अगर उनका फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं तो उनका माइंड ओवरऑल रिलैक्स रहेगा, ज्यादा स्ट्रेस वगैरह वो नहीं लेंगे। शारीरिक सुधार हमें देखने को मिलता है, आत्मसम्मान हमें देखने को मिलता है, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व में हमें यहाँ पर अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से दिव्यांग के व्यक्तित्व के सभी पक्षों में निखार आता है। उनका ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो अच्छा होता है, बिल्डअप होता है, कह लीजिए बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। तो इस तरह से आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किताबी लैंग्वेज में यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड आउट। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि क्रिएट अ माइंड मैप कवरिंग एनी 6 बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फिजिकल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मेंटल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट उनका बढ़ेगा, गुड हेल्थ रहेगा, इनहेंस पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब इन्हीं को एक्सप्लेन करके कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 27वां क्वेश्चन क्या है कि भुजंग आसन की क्रिया विधि एवं लाभों के बारे में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए बच्चों, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 13 तारीख को, तो उसके अंदर योगा का कोई सा भी एक आसन, जी हाँ बच्चों, कोई सा भी एक आसन आ जाएगा, उसमें आपको पूछ लेगा कि इस योगा के आसन को करते कैसे है, इसका जो है लाभ, यहाँ बच्चों बेनिफिट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसको क्यों नहीं करनी चाहिए, मतलब सावधानियां क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेगा। तो योगा के जो भी मेन आसन है, वैसे तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बता ही दिया है, ठीक है। फिर भी आप लोग एक बार सपोर्ट मटेरियल अपना देखिएगा, अगर आपको मिल गया है स्कूल से तो, अगर नहीं मिला है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, इस साल का सपोर्ट मटेरियल आ चुका है। उसके अंदर योगा के जो भी इंपॉर्टेंट आपके आसन है सभी के सभी आप कवर अप एक बार कर लीजिएगा, नजर जरूर मान लीजिएगा, एक आसन जरूर पूछ लेता है आपका, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भुजंग आसन की। तो यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में कि भुजंग आसन जो है उसकी क्रिया यानी कि कैसे करते हैं, क्रिया विधि और लाभों के बारे में आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है कि भुजंग आसन करने के क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भैया जी जो है ये भुजंग आसन कर रहे हैं, देख रहे हैं एकदम इस तरह से ये भुजंग आसन हमारा होता है। जैसे एक हम लोग पाइप जो होता है उसको नहीं मोड़ देते इस प्रकार से, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो भैया जी है हमारे, ये भुजंग आसन यहाँ पर हमारे कर रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि ओवरऑल जो यहाँ पर ये रीढ़ का हड्डी आप देख रहे हैं ना, जो हमारे कह सकते हैं शरीर का एक महत्वपूर्ण हड्डी है, ये यहाँ पर कह लीजिए इसका तगड़ा एक्सरसाइज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब इसको समझते हैं, इसको करते कैसे, आपने देख लिया वैसे तो, लेकिन इसको लिखना कैसे आप यहाँ पर देखिए, इसकी प्रक्रिया कैसे लिख सकते हैं कि पेट के बल सीधा लेटे, माथा जमीन पर लगा हो, हाथ दोनों जंघाओं के साथ सटे हो, हाथों को कंधे के बराबर आगे लेते हुए हथेली को जमीन पर टिका दे, धीरे धीरे हाथों के सहारे से कमर तथा नीचे तथा सर को ऊपर उठाए, ठीक है, कमर तथा सर को ऊपर उठाए, आपका सिर पीछे की तरफ हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सिर जो है पीछे की तरफ आना चाहिए। फिर उसके बाद 15 से 30 सेकंड की स्थिति में रुके, वापस उसी स्थिति में आ जाए। तो इस तरह से आपको गैप लेना है। अच्छे परिणाम के लिए इसे 2 से 3 या 5 बार कह लीजिए दोहराना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 से 5 बार दे रखा है वैसे तो, और 2 से 3 बार भी आप करेंगे तो सफिशियंट रहता है। तो इस तरह से आपको इसकी प्रक्रिया लिखनी है कि करना कैसे है। अब इसका कुछ लाभ भी होता है, बेनिफिट भी होता है। बेनिफिट क्या होता है भैया, इससे आपका रक्त संचार बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होगा, जिससे कि ओवरऑल आपका बॉडी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। भोजन को पचाने तथा अम्ल व कब्ज को दूर करने में सहायक होता है। जो ओवरऑल खाने का डाइजेशन है, जैसे आपने कोई खाना खा लिया जो बहुत ज्यादा हैवी खाना है, ठीक है, जैसे आप बाहर गए फास्ट फूड खा लिया, रोल खा लिया, ठीक है, या फिर चाउमीन खा लिया बहुत ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा हैवी है, तो ऐसे खाने को पचाने में ये वाला जो योगा का आसन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे अगर आप रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और ये वाला भुजंग आसन अगर आप करते हैं तो ओवरऑल आपकी बॉडी में ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट ही लेकर के आएगा, ठीक है। साथ ही साथ कब्ज वगैरह जो पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उसमें भी सहायक होता है। लीवर में, किडनी में और पेनक्रियास यानी अग्नाशय जो होता है आपका, पित्ताशय, इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है, जैसे आपका किडनी हो गया जो खून साफ करने का काम करता है, लीवर जो हो गया जो खाना पचाने का मेन काम करता है एक तरह से, अग्नाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, तो इन सब का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ाता है, ठीक है। साथ ही साथ हाथ और कंधों को मजबूत करता है, मोटापे को घटाता है। कौन सा है हमारा ये योगा का आसन, भुजंग आसन। ये वाला योगा का आसन मोटापे को भी घटाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मोटापे को या फैट को या वसा को कम करने के लिए एक योगा के आसन के बारे में बताइए, तो आप भुजंग आसन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं भुजंग आसन की क्रिया विधि के बारे में और उसके लाभों के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है योगा का आसन, ध्यान रखिएगा। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन द एक्शंस, मेथड एंड बेनिफिट ऑफ भुजंग आसन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भुजंग आसन करना इस प्रकार से है, और इसका प्रोसेस क्या रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से इसका प्रोसेस रहता है। बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा हमारा, साथ ही साथ डाइजेशन को ठीक करेगा, एसिडिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कब्ज वगैरह होता है उसको ठीक करता है। हमारा जो ओवरऑल कैपेसिटी होता है, लीवर, किडनी, इन सबको इनहेंस करता है, अच्छा करता है कह लीजिए, ठीक है, बढ़ाता है। और साथ ही साथ बहुत सारे हमारे आर्म्स, शोल्डर वगैरह जो होते हैं ना, उनका भी स्ट्रेंथ वगैरह को, मजबूती को बढ़ाएगा। रिड्यूस करता है आपका ओबेसिटी को, यानी कि मोटापे को ये कम करने में सहायक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में। अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि गैर पोषक तत्वों से क्या समझते हैं आप, वह किन्हीं दो गैर पोषक का महत्व आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए गैर पोषक तत्व होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए पहले। देखिए हमारे आहार के वे तत्व जिनमें हमें किसी भी प्रकार का पोषक नहीं मिलता, आहार के अपोषक तत्व कहलाते हैं, किंतु ये तत्व हमारे पाचन के लिए लाभदायक भी होते हैं। जैसे कि आपका फाइबर,
अब देखिए फाइबर के बारे में थोड़ा सा समझिए। आपको ये पता चल गया कि ये गैर पोषक तत्व है। ये फाइबर या फिर कह लीजिए रंग यौगिक कह लीजिए, स्वाद यौगिक कह लीजिए, जो भी आपका गैर पोषक तत्व होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के अलावा सारा काम कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फाइबर हो गया, ये मल त्याग में बहुत सहायता करता है। वो जो सुबह सुबह जाते हैं ना मल त्याग करने के लिए, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, और कब्ज होने से रोकता है। कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर कब्ज क्या होता है। कब्ज एक देखिए पेट से जुड़ा हुआ बीमारी है। वो एक ऐड नहीं आता है कि क्या आपको कब्ज है, क्या आपको ये है फलाना है, ठीक है, इस तरह से आता है ना। तो इस तरह से कब्ज मतलब एक पेट से जुड़ा हुआ बीमारी होता है, जिसमें जो हम लोग अपना मल त्याग करते हैं सुबह सुबह, तो जितना प्रेशर हम लोगों को लगाना पड़ता है मल त्याग करने में, उससे ज्यादा प्रेशर उसमें लगाना पड़ता है मल को त्याग करने में। अब आप लोग समझ जाइए थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, मैंने तो समझा दिया। अब ये जो फाइबर होता है ना, ये हमारे मल को त्यागने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा ये फायदा करता है फाइबर। साथ ही साथ जो हमारे आंतें होती है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि हमारे जो पेट के उस साइड में आपका एक छोटा आंत होता है, एक बड़ा आंत होता है। तो जो हमारी आंतें होती है ना, उसको भी बहुत ज्यादा कह लीजिए इनहेंस करता है, उसका कार्य प्रणाली को बढ़ाता है। ठीक है, काम करने में मजबूती प्रदान करता है। ताजे फलों में फाइबर प्रचुर मात्रा में आपका उपलब्ध होता है। जैसे कि आप आम ले लीजिए, अनार ले लीजिए, ताजा ताजा जो फल होता है ना, उसमें फाइबर आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप फाइबर वाला जो है कह लीजिए फूड या फिर फल वगैरह जरूर खाया कीजिए। आपका सेब ले लीजिए, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि कई सारे ताजे फलों में फाइबर आपको मिल जाता है। उसके आगे आता है आपका एक अपोषक तत्व, जो कि होता है आपका रंग यौगिक। ये क्या होता है? रंगों से भोजन को आकर्षक बनाया जाता है। खाद्य पदार्थों में कुदरती तौर पर रंग होता है, जैसे फल व सब्जियां लाल, संतरी, पीले, नीले, हरे व सफेद रंग की होती है। ठीक है, ये भी हमारे बॉडी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखते होंगे जो हमारा फल होता है या फिर कोई भी और खाने का सामान ले लीजिए, उसमें कुदरती तौर पर रंग होता है या आर्टिफिशियल कलर भी कई बार मिलाया जाता है खाने के अंदर। जैसे चाउमीन जो होता है, कई बार आप देखते होंगे पीला कलर का होता है, या उसमें एक होता है ना काला कलर का कुछ डाला जाता है, समथिंग इस टाइप का। तो वो रंग भी जो होता है ना, जो आर्टिफिशियली डाला जा रहा है या जो नेचुरली रंग होता है खाने का, वो भी हमारे शरीर में कोई ऐसा नहीं कि पावर दे रहा है हम लोगों को, नहीं, हमारे बॉडी को ओवरऑल जो हमारा कह लीजिए काम करने का क्षमता होता है ना, उसमें विकास करने में मदद करता है और फंक्शंस को अच्छा करता है, और ऑर्गन्स को कह लीजिए अंगों को, जैसे किडनी, लीवर, फेफड़ा, इस तरह के अंगों को मदद करता है कार्य करने में। स्वाद यौगिक ना तो ऊर्जा और ना ही पोषक देते हैं। ठीक है, ये पदार्थ हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं। जैसे दूध में चाय डालकर, सब्जी में नमक डालकर उसका स्वाद को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये होते हैं आपके स्वाद यौगिक। यानी कि ये तो ना तो हमें एनर्जी दे रहे हैं और ना ही हमें न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ना पोषक तत्व प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग दूध में चाय पत्ती डाल के और चीनी डाल के उसका स्वाद बदल दे रहे हैं, तो वो एकदम हमें एनर्जी तो दे नहीं रहा है। ठीक है, सब्जी में नमक डाल करके उसका स्वाद हम लोग बढ़ा मतलब अलग कर लेते हैं, नमकीन स्वाद कर लेते हैं, तो वो भी कोई एनर्जी नहीं देता है। हालांकि जो नमक होता है उसमें आयोडीन अगर मिला दिया जाए, तो आयोडीन वाला नमक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आपको भी आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, जैसे टाटा नमक, देश का नमक, जो कि आयोडीन युक्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं आपके गैर पोषक तत्व, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन न्यूट्रिएंट्स एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी टू नॉन न्यूट्रिएंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो होते हैं, इस प्रकार से नॉन न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप लिख सकते हैं। और बाकी अगर हम लोग बात करें नॉन न्यूट्रिएंट्स की, तो आप फाइबर के बारे में लिख सकते हैं, कलर कंपाउंड्स के बारे में लिख सकते हैं, टेस्ट कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पर आप चीजों को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 29वें क्वेश्चन के अंदर। 29वां क्वेश्चन क्या है कि हड्डी के टूटने से आप क्या समझते हो? हड्डी के टूटने को आप किस प्रकार वर्गीकृत करोगे, वर्णन करो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी हम तो साउथ की मूवी में बहुत देखे हड्डी टूटते हुए, ये हीरो आता है और यहाँ विलन को मारता है और हड्डी यहाँ पर टूट जाता है उसका एकदम में से। ठीक है, तो भाई देखो साउथ की मूवी में भी हड्डी टूटता है और नॉर्मल लाइफ में भी हड्डी टूटता है। आप लोग देखते होंगे जब गेम्स में अपने जीवन में आपका भी कभी ना कभी फ्रैक्चर हुआ होगा। ठीक है, आप कोई गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए कबड्डी खेल रहे हैं, और उसमें सडनली आपको कहीं पर चोट लग गया, ठीक है, या कहीं आप गिर गए धड़ल्ले से, आपका क्या होता है, कभी हाथ का फ्रैक्चर हो गया, कभी पैर का फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो वही हड्डी का टूटना होता है भाई, देसी लैंग्वेज में बोले तो। अब वही यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में क्वेश्चन बना दिया है कि हड्डी के टूटने से आप क्या समझते हैं और आप इसको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो समझिए इसको। यहाँ पर देखिए किताबी लैंग्वेज में इस प्रकार से आंसर लिखना है कि हड्डी का टूटना, हड्डी में दरार पड़ना व टूट जाना होता है, जो फ्रैक्चर कहलाता है। यह खेलों में आम चोट है, यानी कि जो भी गेम्स होता है उसके अंदर ये आम बात है हड्डी का टूटना।
जिसके अंदर आपका अगर वर्गीकृत करें इसको, यहाँ पर अलग अलग प्रकारों में बांटे फ्रैक्चर को, ठीक है, हड्डी के टूटने को आप फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बांटें तो एक होता है आपका साधारण अस्थिभंग, एक होता है आपका विवृत अस्थिभंग, एक होता है आपका कच्ची अस्थिभंग, फिर होता है आपका जैसे कि पचडंडी अस्थिभंग, फिर बहुखंड अस्थिभंग आता है, दबाव अस्थिभंग आता है। तो इस तरह से करके टोटल 6 प्रकार में यहाँ पर बांट करके बता रखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्चर ऑफ बोन, हाउ डू यू फिक्स जैसे कि ब्रोकन बोन, विल यू क्लासीफाई, प्लीज डिस्क्राइब। तो यहाँ पर आप फ्रैक्चर के बारे में लिख सकते हैं। और क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपल फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, रॉ फ्रैक्चर, ठीक है, एनेक्टिक फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर और प्रेशर फ्रैक्चर। तो इस तरह से यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फ्रैक्चर का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चलें तो अगला और तेरी ये भैया जी तो सोए हुए हैं, ठीक है, भैया जी है कि बहन जी है, शायद बहन जी है, चलिए कोई नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए श्वासन विधि की भूमिका स्पष्ट करनी है आपको, ठीक है। उच्च रक्तचाप क्या होता है आपको पता ही होगा, जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अब इसका निवारण यानी कि एक तरह से इसका इलाज जब हम लोग कर रहे हैं तो श्वासन विधि क्या होता है इसको आपको बताना है, ठीक है। इस विधि में देखिए जो व्यक्ति होता है उसको कुछ इस अवस्था में लेटना होता है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। अब किताबी लैंग्वेज में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हुए चलना है आपको कि श्वासन विधि। इसमें पूर्व स्थिति क्या होती है, दोनों पैर जो होते हैं वो सीधे रखते हुए कमर के बल लेट जाएं, ठीक है। दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखें तथा एड़ी अंदर व पंजे बाहर की ओर आपको रखनी है। और इस अवस्था में सांस जो है आपको जो है सो कि छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड़ी जो है यहाँ पर अंदर की ओर है और जो आपका पंजे है वो इधर बाहर की ओर है। साथ ही साथ दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर रखते हुए शरीर में थोड़ी दरी पर स्थिर अवस्था में रखे। आंख बंद करके मन को श्वास पर केंद्रित करे। किसी भी प्रकार का काम या कार्य जो होता है उसका विचार नहीं आने दे। पैर से सिर तक के भाग को स्थिर तथा अनुभव करे कि शरीर केवल शव रह गया है, ठीक है। इस तरह से आपको ये अवस्था करना है। उच्च रक्तचाप आपको पता ही होगा, बेसिकली हाई जब ब्लड प्रेशर आ जाता है बंदे का, एकदम होता है ना, अगर तेरे को हाई ब्लड प्रेशर आ गया, तेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो मन को और पूरा शरीर को शांत करने के लिए ऐसा आपको लेट जाना है बिंदास, ठीक है। मन एकदम शांत कर लेना, एकदम ऐसा लगना है यार पूरी दुनिया में कुछ है ही नहीं है, मैं जो लेटा हुआ हूँ एक शव के समान, एक लाश के समान यहाँ पर लेटा हुआ हूँ। क्योंकि भाई अगर ऐसा आप नहीं सोचोगे, जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर है उसकी बात बता रहा हूँ व्यक्तियों की, तो भैया सही में आप जो है ना आप अपनी मौत को टच कर सकते हो। हाई ब्लड प्रेशर इतना खतरनाक बीमारी होता है, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ केवल। तो जब किसी को हाई ब्लड प्रेशर होगा तो इस अवस्था में कुछ चीजें करनी चाहिए जिससे कि उसका ओवरऑल जो है दवाइयों लेने की जरूरत कम पड़े और शरीर को बिना दवाई के ठीक किया जा सके। यहाँ पर आप अवस्था को देख सकते हैं, ठीक है, पोजीशन को देख ही सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और किताबी लैंग्वेज में इस तरह से लिखना है इसके बारे में। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन द जो है सो कि रोल ऑफ ब्रीथिंग मेथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ब्रीथिंग मेथड के बारे में चित्र की मदद से भी यहाँ पर बताया गया बच्चों, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमसे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपका केस स्टडी दे दिया 31वां क्वेश्चन कि शिक्षक के साथ साथ प्रशिक्षक हमेशा विभिन्न प्रतिस्पर्धी खेलों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। यही उन्हें बायोमैकेनिक्स का पर्याप्त ज्ञान है तो वे छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात बोल रहा है भाई कि जो यहाँ पर प्रशिक्षक होता है, ठीक है, यानी कि जो ट्रेनर होता है और वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है ताकि उसका जो स्टूडेंट होता है वो उससे भी बेटर कर पाए, बहुत अच्छा कर पाए। जैसे कि एज ए टीचर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि जितने नंबर मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में लाए हैं उससे आप बहुत ज्यादा नंबर लाए। जैसे मान लीजिए कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में 100 नंबर का पेपर होता था, 100 नंबर का पहले पेपर होता था, तो 100 में से 95 लाया हूँ, ठीक है। तो मेरा ये रहेगा कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ वो बच्चा 100 में से 100 लेकर के आए। अभी तो मान लीजिए आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो 80 में से 80 लाएं, ये एक टीचर का मानना होता है। एक जो टीचर होता है ना, आप लोग कभी ये मतलब ऑब्जर्व करके देखना, या एक टीचर की जगह पे अपने आप को रख के देखना, वो यही सोचता है कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना मेरा बच्चा मेरे से बहुत आगे जाए,
मेरे से एक कदम आगे ही रहे। और मेरा भी यही मानना होता है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि फिजिकल एजुकेशन में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, जितना आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उससे भी अच्छा स्कोर करें, ठीक है। बस आपको शर्त क्या रहता है कि बहुत ध्यान से पढ़ना होता है जो भी हम लोग पढ़ा रहे होते हैं आपको, ठीक है। ना केवल मेरा ये मानना है बल्कि जितने भी यूट्यूब पर है या फिर इस दुनिया में जो भी टीचर है वो सभी को हाथ जोड़कर नमन है, सभी का यही मानना है, ठीक है। तो आपको उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ पर वही बातें बता रखा है, दो इमेज आपको दे दिया है। पहला इमेज एक बच्चा यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है, और दूसरा यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये जो लड़का है यहाँ पर, ये कुछ उस टाइप को डोरेमोन में नहीं खेलते हैं, वो जो आपका बेसबॉल टाइप का होता है, वो यहाँ पर खेल रहे हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन कि नीचे की ओर उछाल पर जितना अधिक बल लगाया जाता है गेंद उतनी ही अधिक हवा में उछलती है। यह कथन किस कानून का हवाला दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पर किस लॉ की बात कर रहा है, किस नियम की बात कर रहा है। तो गति का तीसरा नियम, अर्थात नियम क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो इन सारे क्वेश्चंस के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला मैंने वीडियो बनाया था उसका एक पार्ट 2 वाला वीडियो और लेकर के आऊं, जिसके अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूं। आप मुझे एक बारी कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे पार्ट 2 वाला वीडियो लाना चाहिए। वैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक बारी आज मुझे लेटेस्ट कमेंट करके बताइए। जैसे होता है ना, ताजे फलों में ज्यादा जो है सो कि फाइबर पाया जाता है, तो उसी प्रकार से ताजे वीडियो में ज्यादा मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को जरूरत है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये वाला क्वेश्चन भी कवर अप करूंगा, ये जो न्यूटन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है ये लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं बच्चों। चलिए इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि ऊपर दिए गए चित्र में न्यूटन के तीसरे नियम को डैश में दर्शाया गया है। तो पहली तस्वीर में आप देखेंगे तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। ये सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको मैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो आप अगर बोलेंगे उसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के दूसरे नियम को डैश के रूप में जाना जाता है। तो त्वरण का नियम भी उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन डैश है। तो वो होता है आपका यहाँ पर किनेसियोलॉजी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि एक उच्च जंपर एक ठोस सतह से ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि यह उसके शरीर का उतना ही बल के साथ विरोध करता है जितना वह उत्पन्न करने में सक्षम है। यह उदाहरण गति के किस नियम को दर्शाता है। तो यह गति का तीसरा नियम जो है आपका क्रिया प्रतिक्रिया वाला जो नियम है उसको यहाँ पर दिखाता है बच्चों। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस प्रकार से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। ये देख सकते हैं क्वेश्चन है आपका, आंसर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, फिर फर्स्ट पिक्चर, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को पॉज करके अपना पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में। अब हम लोग आ गए हैं 32वें क्वेश्चन के अंदर। 32वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं बच्चों। बेसिकली यहाँ पर आपको ये इमेज एक चित्र दे दिया है, इसको आपको ध्यान से समझना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। तो ये जो चित्र है, इमेज है आपका, ये मोच को यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे हमारे पैरों में मोच नहीं आ जाता है, तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाने का प्रयास मेनली किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है मोच क्या होता है या मोच क्या है। तो देखिए मोच जो होता है आपका वो स्नायु बंधन का खिंचाव या फाड़ होता है, रेशेदार उत्तक जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। मोच का सामान्य जो स्थान आपके टखने में होता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये वाला दिखा रखा है, ठीक है, इस तरह से। उसके आगे चले, मोच आने के क्या कारण होता है। तो एक मोच तब होती है जब एक जोड़ को गंभीर रूप से दबाते हुए लिगामेंट को ओवर जो है सो कि एक्सीडेंट करता है या फाड़ देता है, तब मोच हमारा आ जाता है। बेसिकली आप चलते चलते देखते होंगे, लगातार मान लीजिए आप चल रहे हैं और आपको पैर ऐसे मुड़ गया, जो ये इमेज में भी आप देख सकते हैं, तो मोच आ जाता है, ठीक है। देसी लैंग्वेज में ऐसे आप बोल सकते हैं, बाकी किताबी लैंग्वेज में इस तरह से आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है मोच से बचाव आपको करना है, तो कैसे कर सकते हैं, मोच से बचाव क्या है।
तो किसी भी तरह के खेल के लिए नियमित रूप से स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, मजबूत बनाने वाले व्यायाम, और इसी तरह से खेल चोटों के लिए निवारण जैसे कि आपका उपाय हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गेम आप खेलने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना है। जैसे कि आप देखते होंगे महेंद्र सिंह धोनी हो गए हमारे, या विराट कोहली जी हो गए, जब वो लोग ग्राउंड पे जाते हैं, पिच पे जाते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेचिंग करते हैं, अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ताकि मोच वगैरह आने का खतरा कम हो। तो मोच से हम लोग इस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। अगला है, मोच के इलाज का मुख्य बिंदु क्या है। अगर मान लीजिए किसी को मोच आ गया तो कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर आप उसको बर्फ वगैरह इस तरह से चीजें लगा सकते हैं जिससे कि उसको मोच पर आराम मिले। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको इमेज दे दिया, इसका स्टडी करना है बेसिकली इस पिक्चर का, और उसके बाद यहाँ पर आंसर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज स्प्रेन, तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर स्प्रेन, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रीजन है हमारे। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्प्रेन जो है प्रिवेंशन, तो इससे कैसे बच सकते हैं। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, एक रेगुलर जो आपका एक्सरसाइज होता है, ठीक है, गेम खेलने से पहले वो कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग जिसको आप कहेंगे वो कर सकते हैं, उससे आप बचाव होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अगला है व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ स्प्रेन ट्रीटमेंट, तो आप यहाँ पर यहाँ राइस वगैरह बता रखा है, बर्फ वगैरह लगा करके इसमें आप काफी हद तक सुधार कर सकते हैं। ओवरऑल तो आपको लास्ट में दवाई लेना ही पड़ेगा, ज्यादा मोच आ गया है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है कि चित्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, ये आपको दो इमेज दिखा दिया है, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको लिखना है। पहला इमेज आप ये देख सकते हैं, ऐसे जैसे होता है ना, हम लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें 4-5 दोस्त बचपन में मिल जाते थे और ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे गोला बना लेते थे, तो वैसे यहाँ पर गोला बना रखा है और एक घिरनी टाइप का यहाँ पर चित्र आपको दे दिया है। ठीक है, जैसे वो हम लोग एक घिरनी नचाते थे जिसमें आप हवा को ऐसे, मतलब हवा के साथ साथ दौड़ते थे ना, मतलब ये इस टाइप का लेकर के ऐसा होता था। ठीक है, इसको लेकर के दौड़ते थे तो ये नचता नहीं था हवा से, तो इस टाइप का एक चित्र दे दिया है। इसको देखते हुए इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि पहले संगठन का मिशन क्या है, तो पहले संगठन का मिशन है विशेष ओलंपिक का मिशन, बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के विभिन्न प्रकार के ओलंपिक प्रकार के खेलों में साल भर के खेल प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रतियोगिता प्रदान करना, जिससे उन्हें शारीरिक फिटनेस विकसित करने का साहस जो है वो यहाँ पर देखने को मिले और आनंद का अनुभव करे और घटनाओं में भाग लेने के लिए निरंतर अवसर मिलते रहे। कहने का मतलब ये है कि पहला जो संगठन है वो चाहता है कि जो एडल्ट लोग हैं या फिर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं, उनको ओवरऑल स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेट करके रखना ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी को वो मिस ना कर पाए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता रहे बेसिकली। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कि पहले संगठन का आदर्श वाक्य क्या है, तो यहाँ पर पहला जो संगठन है वो कहता है कि मुझे जीतने दे, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इसका प्रयास करने दो, वो भी बहादुरी से। ठीक है, ये पहले संगठन का आदर्श वाक्य है कि या तो भैया मेरे को जीतने दे दे या तो एटलीस्ट मुझे बहादुरी से यहाँ पर प्रयास करने दो। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला है कि 1965 तक दूसरी तस्वीर के खेलों को डैश रूप में भी जाना जाता था। यहाँ पर आप सेकंड वाला इमेज देख सकते हैं, इसको किस रूप में जाना जाता था 1965 तक, तो इसको बधिर अंतरराष्ट्रीय मुख्य खेलों के नाम से या अंतरराष्ट्रीय खेल के नाम से भी जाना जाता था। अगला है दूसरा पिक्चर में जो गेम है वो प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है, तो वो हर 4 साल के बाद जो है सो कि एवरी 4 ईयर के बाद जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है या फिर इसको आयोजित किया जाता है। तो सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग पिक्चर, तो आप ये पिक्चर को देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आंसर अपने हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, रीड करना है और इसी तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है। आई होप कि आपको समझ में तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। बोले तो 5-5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो इस सेक्शन के अंदर हमसे पूछे जाएंगे और इनका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों के अंदर देना है, ध्यान रखिएगा। यानी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शनों में से एक सेक्शन रहता है वो सेक्शन ई रहता है, और कोशिश कीजिएगा इस सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर अच्छे से लिखने का, क्योंकि भाई ज्यादा नंबर के क्वेश्चन है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, मान लीजिए कि एक 3 नंबर का आपने क्वेश्चन किया,
कितना ही अच्छा क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे, देंगे तो आपको 3 नंबर ना, ठीक है, और नंबर कटने का भी चांस रहता है, तो कई बार 3 नंबर काट के 2 नंबर दे देगा टीचर आपको, या फिर 2.5 नंबर दे देगा। लेकिन अगर आपने एक 5 नंबर का क्वेश्चन अटेंड किया, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काटेगा तो 4 नंबर दे देगा, है ना, 1 नंबर काट लेगा, ठीक है, और जब बहुत ही अच्छा टीचर रहा तो 5 नंबर दे देगा। तो सोचिए, कहाँ आप 3 नंबर का क्वेश्चन अटेंड कर रहे थे, कहाँ आप 5 नंबर का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा गैप आ जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से अटेंड कीजिएगा और ये सोचिएगा कि भाई टीचर खुश हो जाए बस मेरा आंसर पढ़ के, ठीक है। चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 34वां क्वेश्चन क्या है भैया, कि अस्थमा की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 आसनों की सूची बनाएं। स्टिक डायग्राम की सहायता से इनमें से किसी एक के प्रशासन की प्रक्रिया आपको समझानी है, ठीक है। तो अस्थमा होता क्या है पहले उसको समझिए। देखिए, अस्थमा जो होता है एक बीमारी होता है, जो फेफड़े जो होते हैं ना, हमारे श्वास नलिका जिसको आप कह सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ एक गंभीर बीमारी होता है। इसमें क्या होता है ना, जो हमारी श्वास नलिकाएं होती है, एक तरह से फेफड़ा समझ लीजिए, उसके अंदर ना सूजन आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। जैसे कि मेरे एक दोस्त को है, बहुत मेरा करीबी दोस्त है, ठीक है, उसको अस्थमा है। अस्थमा कई प्रकार का होता है, एक होता है आपका सीजनल अस्थमा, जैसे बारिश के मौसम में आएगा, गर्मी के मौसम में आएगा, ठंडी के मौसम में आएगा, तो हर एक मौसम में अलग अलग तरह का आपका आ सकता है, वो होता है आपका सीजनल अस्थमा। एक होता है एवरग्रीन अस्थमा, मतलब पूरे जीवन भर रहेगा, एक बार हो गया तो, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है भैया, सांसें नहीं आता है, ठीक है। हम लोग जैसे नॉर्मल हम लोग है, हम लोग को अस्थमा नहीं है, तो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति को अस्थमा होता है ना, वो भाई उसका जब अस्थमा जोर हो जाता है तो दम फूलने लग जाता है, सांस फूलने लग जाता है, वो कितना भी कोशिश कर ले वो सांस वो ले ही नहीं पाता है। वो सांस लेता है और उसका जो फेफड़ा होता है वो पर्टिकुलरली उस सांस को उसकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर ही नहीं कर पाता है। मतलब फेफड़ा जो है वर्क करना बहुत ज्यादा धीमा कर देता है, मतलब फेफड़ों का काम करने का क्षमता बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है, जिस कारण से सांस की प्रॉब्लम उसको होने लग जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अस्थमा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इसमें जो फेफड़े में हवा की मात्रा कम हो जाती है, जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति जो होता है ना, जिसको ये बीमारी होता है, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अस्थमा एक ऐसा बीमारी है जो जिंदगी भर बंदे को झेलना पड़ता है, अभी तक इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं बना है, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से अस्थमा हो गया। अब अस्थमा होने के थोड़े कारणों को समझ लीजिए कि अस्थमा होता क्यों है। तो धूल से हो सकता है, धुआं से हो सकता है, वायु पोल्यूशन से यानी वायु प्रदूषण से हो सकता है, जेनेटिकली यानी कि आनुवांशिकता रूप से भी हो सकता है, परागकण, जानवरों की त्वचा के बाल या पंख आदि के कारण भी अस्थमा हो सकता है। तो अस्थमा होने के मल्टीपल फैक्टर्स है। और यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पर अस्थमा उन व्यक्तियों का होने का चांस ज्यादा रहता है जिन जो व्यक्ति स्मोकिंग वगैरह, जो सिगरेट बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, उनको चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो बीड़ी सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, नहीं पीना चाहिए भाई, ठीक है। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन अस्थमा को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल करने के लिए कुछ योगा के आसन होते हैं हमारे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अस्थमा को अगर कंट्रोल करना है तो पर्वतासन कर सकता है बंदा, भुजंग आसन कर सकता है, पश्चिमोत्तासन कर सकता है, मत्स्य आसन कर सकता है। ये कुछ और आसन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे आसन किए जा सकते हैं योगा को कंट्रोल करने के लिए। अब इन्हीं में से एक आसन के बारे में पूछ रखा था, तो मैंने भुजंग आसन के बारे में बता दिया। इस तरह से आप यहाँ पर पूरा का पूरा मेथड पढ़ सकते हैं कि भुजंग आसन करना कैसे है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है बच्चों बेसिकली। और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखते हुए चलना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। वीडियो लाइक करते हैं मोटिवेशन बढ़ता रहता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है मोटिवेशन अगर एक लाइक आप कर देते हैं। तो एक लाइक कीजिए और हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ाइए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। लाइक करते चलिए और अपना आंसर भी देखते चलिए। यहाँ पर आपका आंसर इंग्लिश मीडियम में कुछ इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 35वां क्वेश्चन है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का वर्णन करो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। हमारा भोजन जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व हमें मिलता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, भोजन में 2 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। पहला होता है विटामिन, दूसरा होता है मिनरल, जिसको आप खनिज पदार्थ भी कहते हैं। यह कम मात्रा में भोजन में जैसे कि अवश्य होते हैं कह लीजिए, पर जो शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ विटामिन के बारे में बता रखा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं विटामिन ए हो गया,
इसे जैसे कि रेटिनल भी कहा जाता है, या शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, विशेषकर आंखों के लिए। अगर किसी को आंखों से संबंधित समस्या है, जैसे दूर का देखने में परेशानी है, चश्मा लगा हुआ है, तो उनको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। ठीक है। अगला होता है विटामिन डी, सॉरी बी, यहाँ पर डी तो नीचे आएगा। विटामिन बी जो है उसके अंतर्गत विटामिन बी जो है 6 विटामिन आते हैं। ठीक है। ये 6 विटामिन का एक ग्रुप है। जैसे आपका स्कूल में ग्रुप होगा ना जिसके अंदर आप 4-5 दोस्त होंगे, तो वैसे ही विटामिन बी जो होता है उसके अंदर 6 विटामिन एक तरह से करके आते हैं। ये एक ग्रुप है जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण या आवश्यक होता है, कह लीजिए, यानी जो जनरल हमारा हेल्थ है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला होता है हमारा विटामिन सी। यह शरीर जो है कि टेंडन और जो है कि लिगामेंट की मरम्मत और विकास के लिए जरूरी है। यह शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी बढ़ाता है। जो हमारा रोग प्रतिरोध क्षमता है, ओवरऑल जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो रोगों से लड़ने में हमें मदद करता है, उसके लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब कोरोना आया था तो उसमें बोला गया था ना कि विभिन्न विटामिन वाला खाना खाइए, और विटामिन सी वाला खाना तो बेशक से खाते रहिए, जिससे कि आपका रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़े, यानी कि रोगों से लड़ने का जो ताकत है शरीर का वो आपका बढ़े। ठीक है। तो ये होता है हमारा विटामिन सी। अगला आता है विटामिन डी। यह शरीर की सभी हड्डियों के बनाने में और उनके वृद्धि और विकास में सहायक होता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर बोन्स है, जो हड्डियां हैं, उनको ओवरऑल बनाने में और उनके विकास में बहुत ज्यादा मदद ये करता है विटामिन डी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो ये आंसर था आपका। भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों का हमने वर्णन कर दिया और हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से ये आवश्यक है, ये सारा हमने यहाँ पर बता दिया। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड विच आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। आपको आंसर कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है और यहाँ पर विटामिन के बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर। अब हम लोग आ गए हैं 36वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या बोल रहा है कि मोटापे को परिभाषित कीजिए। मोटापे को कम करने में मदद करने वाले किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया, लाभ, विपरीत संकेतों का वर्णन आपको करना है। ठीक है। मोटापा होता क्या है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ मोटापा क्या होता है। मोटापा, जिसको इंग्लिश में आप ओबेसिटी भी बोलते हैं और हिंदी में मोटापा बोल लीजिए या फिर स्थूलता बोल लीजिए। इसमें क्या होता है, इसमें फैट की मात्रा, जो वसा की मात्रा होती है, वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर जितना उसका वजन होना चाहिए उससे 20% या उससे ज्यादा उसका वजन बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति मोटा कहलाता है। ठीक है। अब मोटापा कैसे आ सकता है, खान पान की गलत आदतों की वजह से भी आ सकता है, पाचन प्रणाली बिगड़ने से भी मोटापा आ सकता है। ठीक है। अगर बंदा ऐसा काम करता है जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा है, जैसे मेंटल वर्क करता है, तो भी मोटापा आने का चांस ज्यादा से ज्यादा रहता है। ठीक है। साथ ही साथ जो बंदा मोटा होता रहता है उसको बहुत सारी बीमारी होने का खतरा रहता है, जिसके अंदर आपका डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, गठिया हो गया, ऐसे बीमारी का खतरा भी रहता है। ठीक है। और यहाँ पर वही बता रखा है, ज्यादा ऐसा भोजन खाने से जिसमें फैट का मात्रा ज्यादा हो, इन सब के कारण मोटापा होता है बच्चों। ठीक है। थोड़ा सा और बात करें अगर मोटापे के ऊपर या कह लीजिए ओबेसिटी के ऊपर, तो ओबेसिटी जो होता है उसको अगर कंट्रोल करना है, मोटापे से बचना है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, यहाँ पर वज्रासन कर सकते हैं, हस्तोनासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं, ठीक है, और अर्ध मतेंद्रासन कर सकते हैं। ये योगा के कुछ आसन हैं जिसकी प्रैक्टिस या कह लीजिए जिसका अभ्यास हम लोग करेंगे तो मोटापे से बचा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन आप अगर आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफाइन ओबेसिटी, डिस्क्राइब द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी 2 आसन्स दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग ओबेसिटी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है भैया कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, संक्षेप में बताइए। यानी कि पानी किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो आपको बताना है। तो देखिए, जल हमारे आहार का एक आवश्यक अंग है, यानी कि कह लीजिए हम जो भी खाना खाते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक आपका वाटर है, क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल और हमारे रक्त में भी 90% भाग जो है वो जल ही है। ठीक है। हमारा शरीर जो बना है वो 70% जल से ही बना है और 90% हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो पूरा पूरा पानी है। ठीक है। 10% कुछ और है उसके अंदर। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हम शरीर के भार, जो हमारा शरीर है उसका भार का 2% भाग जल के रूप में खो देते हैं। इसकी कमी को हम जो है कि जल पीकर पूरा कर सकते हैं। ठीक है। जब भी पानी की कमी होती है तो हमारा जो वेट होता है वो गिरता जाता है। हमारे शरीर जो जल होता है आपका वो कोशिकाओं को नर्म तथा लचीला बनाए रखता है। जो पानी हम लोग पीते हैं उससे हमारे जो सेल्स है, बॉडी सेल्स,
वो नर्म रहते हैं और फ्लेक्सिबल रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ शरीर की विभिन्न आंतरिक क्रियाएं तरल माध्यम में ही होती है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो भी अंदर काम होता है ना, पेट के अंदर जो गुड़गुड़ का आवाज आता है, वो भाई पानी से ही सारा काम हो रहा होता है। डाइजेशन का काम ले लीजिए, पानी पीते हैं तो उससे एसिड वगैरह बनता है, ठीक है, जिससे कि डाइजेशन का काम होता है, शरीर में खून बनता है, ठीक है। इसीलिए जल को मैक्रो पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 4 से 5 लीटर जल जरूर पीना चाहिए, यानी 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप पी सकते हैं तो पी लीजिए भाई, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हाउ यूजफुल इज वाटर फॉर अस, टेल अस ब्रीफली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन जो है उसका सैंपल पेपर नंबर 2 भी समाप्त होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करेंगे तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लाखों करोड़ों गुना कह लीजिए बढ़ जाता है। हमें लगता है कि आपके लिए और वीडियोस बनानी चाहिए और हम आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।